हेलो बच्चों। आज कक्षा 10 की हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की विशेष चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम आपके हर एक जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, जिसमें आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि कौन सा प्रश्न पत्र में हमारे लिए आवश्यक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा में आने वाले और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि परीक्षा के लिए हमें पढ़ना क्या है और किन किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं को हमें आवश्यक रूप से पढ़ना ही होता है, क्योंकि वो हमारी परीक्षा में 100% उम्मीद रहती है कि आते ही हैं, बने ही रहते हैं। हम चर्चा करेंगे आज कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा, विचारशील चर्चा, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम चलते हैं। देखिए, शैक्षिक सत्र 2025-26 में जो परीक्षा होनी है वो फरवरी माह में प्रस्तावित है। फरवरी माह के पूर्व हमें अपने सभी विषयों के आवश्यक प्रश्नों का संकलन करना है और उन पर विचार करके पढ़ना है। हम आपको चाहते हैं कि हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य हैं, बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालें। इसलिए वीडियो से जुड़े रहेंगे और आप हमें ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताते रहेंगे। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं हम उन पर वीडियो बनाएंगे और आप तक प्रेषित करेंगे। आप देखें, विषय हिंदी कक्षा 10 शैक्षिक सत्र 2025-26 यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से ये प्रारूप लिया गया है, जो कि इस वर्ष का है, 25 और 26 का है। 70 नंबर का प्रश्न हमें प्रश्न पत्र के रूप में मिलता है। प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें 70 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 30 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो विद्यालय देता है, वो आपके विषय अध्यापक देते हैं, उन पर हम बात नहीं करेंगे, वो आपके वार्षिक क्रियाकलापों पर आधारित होता है। बाकी 70 नंबर में से दो भागों में डिवाइडेशन होता है, एक 50 नंबर का, दूसरा 20 नंबर का। जो 20 नंबर का OMR सीट होता है और जो ये 50 नंबर का ये आपका लिखित होता है। OMR सीट में बच्चों कई चीजें हैं जो जुड़ेंगी, जो हटेंगी, जो बनेंगी, इन्हीं पर विचार करना है हमको। जैसे हम बात कर लें, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास है, हिंदी का ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर है। उनमें से कौन कौन से प्रश्न कहां से बनेंगे, कितने कितने नंबर के बनेंगे, ये चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से हम बात करते हैं। देखेंगे आप लोग, पहला है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लेत्तर युग। ये दिमाग में रखना है आपको। जैसे गद्य में हम लोग शुरू करते हैं भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, छायावाद पढ़ते हैं जिसे हम शुक्ल युग भी कहते हैं, जिसे प्रसाद युग भी कहते हैं, छायावाद पढ़ते हैं, फिर अगर देखें तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पढ़ते हैं। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि हमें गद्य में सिर्फ 2 युगों पर ही प्रकाश डालना है, 2 युगों को ही पूछा जाएगा परीक्षा में, और दोनों युगों से मिला करके 5 नंबर के आपको आएंगे। पहला युग आपका है शुक्ल युग और दूसरा है शुक्लोत्तर युग। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो दिमाग लगाइए आप। शुक्ल युग को ही हम छायावाद कहते हैं, शुक्ल युग को ही हम प्रसाद युग भी कहते हैं, और शुक्ल युग के बाद का जितना भी समय है सबको हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं। शुक्ल के उत्तर माने बाद में, जैसे कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आपके सब शुक्लोत्तर युग में आ जाएंगे। सरल भाषा में, आपकी किताब की भाषा में समझाएं तो हम आपको बता रहे हैं कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन चारों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उनसे आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में। आगे हम चलते हैं, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक बच्चों है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 2 कालों में, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम बात करेंगे 2 काल को, सिर्फ रीतकाल और आधुनिक काल। हमको आदिकाल और भक्ति काल पर प्रकाश नहीं डालना है, हमको सिर्फ पढ़ना है रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतकाल और आधुनिक काल पढ़ने से 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो 5 नंबर हमारे गद्य के इतिहास से और 5 नंबर हमारे पद्य के इतिहास से हमको मिलने वाले हैं। आगे हम बात करें तीसरा, ये जो लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य के तत्व। तीसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व। देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व में बच्चों
रस छंद अलंकार आता है। देखिए कितना कम कर दिया गया है। अगर हम लोग परीक्षा के 1 महीने 2 महीने पूर्व अगर पढ़ना शुरू करें फिर भी बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। निरंतर आप पढ़िए और ऐसे बिंदुओं को पढ़िए जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। उन बिंदुओं को पहले पढ़ लीजिए जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं, परीक्षा के लिए जरूरी है। बाकी और सब आप निरंतर पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान होगा। पहला क्या है आपका रस। देखें रस, रस में हास्य और करुण, हास्य और करुण, ये दो रस आपको कक्षा 10 में पढ़ने रहते हैं। अब यहां ध्यान रखेंगे हमें कि परिभाषा, उदाहरण और पहचान, तीन ही चीजें पूछी जाएंगी। या तो आपको परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा का मतलब हो गया कि हास रस की परिभाषा दे दी गई और आपसे पूछा जाएगा किस रस की परिभाषा है। आपको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओएमआर सीट पर होगा, गोला बनाना होगा, तो उसमें ये परिभाषा आपसे पूछेंगे किसकी परिभाषा है, किस रस की परिभाषा है। तो आप परिभाषा लिखी रहेगी, उसको पहचान कर लिखना होगा किस रस की परिभाषा है। और दूसरा है उदाहरण, आपको दोनों रसों में से किसी एक रस का उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस रस का उदाहरण है, हास रस का है या करुण रस का है। तो ध्यान रखना ऑप्शन में 4 रहेंगे, लेकिन आपके कोर्स में क्या है, हास या करुण, तो इन्हीं दोनों में से ही उत्तर आपको देना पड़ेगा, चाहे हास रस का उदाहरण होगा चाहे फिर करुण रस का होगा। तीसरा है पहचान, आपको पहचान करनी है। उदाहरण दे दिया उन्होंने, उदाहरण में आपको ये पहचानना है कि आपको किस इसमें कौन सा रस है, और इसके रस के अंग के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसमें 3 चीजें पूछी जाएंगी, एक परिभाषा, दूसरा उदाहरण और तीसरा इसके पहचान। अगला है काव्य सौंदर्य का तत्व में अगला आपका है अलंकार। अलंकार में देखेंगे, अलंकार जैसे कि 2 प्रकार का होता है, सभी लोग जानते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार 9 में पढ़ चुके हैं, उसको हमको पढ़ना नहीं है, उसको दोहराना नहीं है, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। आपको पढ़ना है किस पर, आपको पढ़ना है अर्थ अलंकार। आपको पढ़ना बच्चों अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में 3 अलंकार हैं जिसको आप जानते हैं, एक उपमा है और दूसरा रूपक है और तीसरा उत्प्रेक्षा है। मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से एक का उदाहरण दिया जाएगा और आपसे रस की पहचान करने के लिए कहा जाएगा। या पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, पहले आप जानते हैं। रूपक के कितने भेद हैं, 2 है। उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं, 3 है। वाचक शब्द पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी उपमा अलंकार पढ़ाते टाइम एक बार और बताएंगे कि सा, सी, से, सम, सरिस, सदिश, जिम जैसा, तुल्य, ये उपमा अलंकार के क्या होते हैं, वाचक होते हैं। अर्थात जिस उदाहरण में सा, सी, से, समान, सरिस, सम, सदिश, जिम जैसा, तुल्य शब्द में से कोई एक शब्द आ जाएगा वह उपमा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानहु, मनहु, जन, जानहु, जनहु, इव में से कोई आ जाएगा तो वहां उत्प्रेक्षा। ये आप जब टॉपिक पढ़ेंगे अलंकार का तो उसी में एक दिन में पढ़ा करके सारा खत्म कर दिया जाएगा। तो इनसे भी हमको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर। अब देखें, आप रस छंद अलंकार पर बहुत टाइम दे दीजिए, बहुत अच्छे से अध्ययन करिए और आपको मिलने हैं 1 नंबर। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध बिंदु हैं, जो अलंकार के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को 100% पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बचे हुए समय में और हम इस अलंकार पर समय देंगे। आगे देखें हम, सोरठा और रोला, ये दोनों छंद हैं। 9th में आपका चौपाई और दोहा था, 10 में आपका सोरठा और रोला। पहचान सबसे जरूरी है, पहचान कि इसमें आपको लक्षण के आधार पर पहचानना है कौन सा सोरठा है कौन सा दोहा है। कहने का तात्पर्य है कि मात्रा गिन करके आप जान पाएंगे कौन सा सोरठा है कौन सा रोला है। पंक्ति देखकर आप जान पाएंगे, चरण देखकर आप जान पाएंगे कौन सा सोरठा है कौन सा रोला है। तो आपको क्या करना है, उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण देख करके आपको ये लिखना है कौन सा सोरठा है और कौन सा रोला है। या फिर आपसे कोई उदाहरण देकर के उसके लक्षण के बारे में पूछेंगे। इन पर भी आपको कितने नंबर मिलने हैं बच्चों, 1 नंबर। तो हमारे गद्य से कितने नंबर है, 5 हैं, पद से 5 हैं और रस से 1 नंबर है, छंद से 1 नंबर है, अलंकार से 1 नंबर है। कुल मिलाकर के 13 नंबर हुआ। आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखें हम, यहां पर आपका है हिंदी व्याकरण के 2 व्याकरण है, एक संस्कृत का एक हिंदी का। तो संस्कृत व्याकरण का कितने से आएगा, हिंदी व्याकरण का क्या आएगा, ये मैं चर्चा कर लेता हूं। आप देखिए हिंदी व्याकरण में कितना कोर्स को कम कर दिया गया है। आपको शब्द रचना के तत्व में पहला उपसर्ग पढ़ना है और उपसर्ग ध्यान से देखिए, यहाँ आ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, उप है, सह है, निर है,
अभि है, परि है और सु है। इसके अलावा दो चार और प्रसिद्ध उपन्यास ही दो चार प्रसिद्ध उपसर्ग ही पढ़ने हैं। इन उपसर्गों को पढ़ करके हमको 1 नंबर मिलेगा। प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं। काफी बच्चों ने प्रत्यय के बारे में पढ़ रखा है कि प्रत्यय भी आएगा, लेकिन कोर्स में इस समय जो हम प्रश्न पत्र का तरीका देख रहे हैं या जो हम सिलेबस आपको बता रहे हैं, पाठ्यक्रम आपको बता रहे हैं, उसमें कहीं भी प्रत्यय का जिक्र नहीं है। प्रत्यय हम नहीं पूछा जाएगा, प्रत्यय के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया है। दूसरा देखेंगे हम लोग समास। समास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि 4 समास है। हमको लगता है 1 नंबर समास से 100% आने ही आने हैं। समास में उदाहरण देकर के पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा समास है। ये इस कौन सा उदाहरण है उसको देखेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि समास हम पढ़ेंगे, द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, कर्मधारय और बहुब्रीहि, और इससे 1 नंबर हम पाएंगे। आगे देख लीजिएगा, आगे है तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची से बच्चों हमको जहां तक अनुमान है, आप तद्भव भी पढ़ लीजिए, तत्सम भी पढ़ लीजिए और पर्यायवाची भी पढ़ लीजिए, 1 नंबर ही मिलेगा। आप पर्यायवाची पर पूरा मेहनत कर लीजिए, तत्सम तद्भव पर मेहनत कर लीजिए। कितने नंबर मिलने हैं? 1 नंबर। तो हम तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची को पढ़ेंगे, 1 नंबर यहां से पाएंगे। समास पढ़ेंगे, समास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि पढ़ेंगे, उसमें से 1 नंबर पाएंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग हमारे हिंदी के जो है मुश्किल से 10 या 12 प्रसिद्ध उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों को पढ़ेंगे तो 1 नंबर हमको मिलने वाले हैं। आगे हम संस्कृत व्याकरण पर चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं संस्कृत हिंदी में जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा अंक वही प्रदान करता है। अगर गद्य और पद्य अलग अलग कर लिया जाए, संस्कृत को अलग कर लिया जाए, तो तीनों में सबसे ज्यादा अंक कौन प्रदान करता है? हमारा संस्कृत की किताब। संस्कृत में देखें, यहां पर आपको तद और युष्मद शब्द रूप लिखना है। ये शब्द रूप है इसमें। तो शब्द रूप में देखिए, शब्द रूप आप जो पढ़े थे 9th में, आपको याद होगा, तो राम का आप लोगों ने पढ़ा था, शायद फल का आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था, हरि का पढ़ा था, नदी का पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं और दोनों में से एक आपसे पूछा जाएगा, 1 नंबर आपको दिलवाएगा। और ये दोनों सर्वनाम हैं, तद या फिर उस्मत का। 9th में जो था वो संज्ञा का था कि राम का है, आप राम का अच्छे से याद कर लिया। राम के बाद नदी का था, मधु का था, इसको आपने याद कर लिया। लेकिन कक्षा 10 में आपको किसका मिलेगा? तद और इस्मत दोनों क्या है? ये सर्वनाम है, इनमें 1 नंबर आपको मिलना है। इसको रट लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, नहीं तो फिर अगले वीडियो पे वेट करिएगा, हम अच्छे से आपको तैयार करवाएंगे। वाक्य के स्वरूप में, जो हमारे वाक्य हैं उन वाक्य के स्वरूप में हमको ये पढ़ना है कि कैसा वाक्य है, पहचानना है हमको। सबसे पहले उसमें देखिएगा वाच्य। वाच्य पढ़ना है, 1 नंबर। पिछली बार जैसे वाच्य के प्रकार, पिछली बार ये पूछा था वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाच्य बच्चों 3 प्रकार का होता है, इसे जानते हैं। कर्तवाच्य, उसको हमको पढ़ना है। कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। परिवर्तन भी देखना है कि हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन कर पाएंगे, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और पद परिचय में विकारी और अभिकारी पढ़ना है। विकारी और अभिकारी पढ़ना है, तो हम ये जानेंगे कि कौन सा विकारी होता है, कौन सा अविकारी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। बहुत शब्द ऐसे हैं जो विकारी होते हैं, बहुत शब्द ऐसे हैं जो अविकारी होते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, ये विकारी में आते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक, विस्मयात बोधक, निपात हो गया, ये हमारे अभिकारी में आते हैं। इनको भी हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, वर्णात्मक प्रश्न। हमारे जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने आपको बता दिया, और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे किस टॉपिक से कितना आता है, उसी के आधार पर आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़ेंगे। उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो था क्रिया का। क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भी आपको पढ़ना है, 1 नंबर आपको वहां से मिलने वाले हैं। अब आते हैं लिखित में। लिखित हम देखें 50 नंबर का है। 50 नंबर का जो लिखित है, आपका गद्य से देखिए 6 नंबर मिलने वाले हैं। 6 नंबर कैसे मिलेगा आपको कि भाई जितना गद्यांश कोई आएगा जो कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु के गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। एक कोई गद्यांश दिया जाएगा 3 या 4 लाइन का, उन गद्यांशों में के नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना पड़ेगा। पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि जो गद्यांश है उसके पाठ का क्या नाम है, उसके लेखक क्या क्या नाम है। पाठ और लेखक का नाम बताने पर 2 नंबर मिलने वाले हैं। और रेखांकित दूसरा रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, व्याख्या करने पर 2 नंबर मिलने वाले हैं। और तीसरा उसी में से आपको ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, उसी पद से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें इसका पर्यायवाची क्या है या इससे संबंधित लेख क्या है, इत्यादि चीजें प्रसिद्धि जो रहेगी ध्यान से पढ़ने पर तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ये हम गद्य का पहला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से उसमें बता देंगे। आगे देखें, तीसरा देखें,
पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, सेम वही कंडीशन है कि पद्य में भी आपको एक पद दे दिया जाएगा, 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन का जो भी आप कर लें। उसमें सबसे पहले पूछा जाएगा इस काव्य के कवि का नाम क्या है और इसका पाठ का क्या नाम। जैसे ही आप कवि का नाम पाठ का नाम बताएंगे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। रेखांकित 2 लाइन के रेखा खींची रहेगी नीचे, उस रेखांकित का आपको व्याख्या करनी होगी, 2 लाइन 2 नंबर उसमें मिलने वाले हैं। और तीसरा ऐसा प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर उसी में छिपा रहेगा, आपको ढूंढना है और अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है, आपको 2 नंबर वहां मिलने वाले हैं। इस प्रकार हमारे गद्य खंड से 6 नंबर और हमारे पद्य से 6 नंबर, 12 नंबर ये मिलने वाले हैं 50 में से। तीसरा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। बच्चों यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है कि संस्कृत खंड में गद्य और पद्य दोनों से आएंगे। गद्य अर्थात संस्कृत गद्यांश और श्लोक ये दोनों आएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ गद्य और पद्य आएगा, जैसे कि काव्य में काव्य का आएगा और गद्य का आएगा, वैसे ही संस्कृत में भी संस्कृत गद्यांश और श्लोक आएगा। संस्कृत गद्यांश से हमको 5 नंबर मिलने वाले हैं और श्लोक से हमको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 2 नंबर मिलेगा, आप ये बता देंगे कि किस पार्ट से लिया गया है। जैसे आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, और संदर्भ बाद अगर उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो उसका 3 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको संस्कृत गद्यांश पर, और 5 नंबर मिलने वाले हैं श्लोक के अनुवाद पर। तो आपको 10 नंबर अकेला संस्कृत देगा। और आप जानते हैं 2 ही चैप्टर आपके श्लोक के हैं और बीच बीच में कुछ प्रमुख चैप्टर्स हैं, उनमें के बीच में जैसे वाराणसी में एक श्लोक है और देशभक्त चंद्रशेखरा में उसमें भी एक श्लोक बीच में छिपा हुआ है, भारतीय संस्कृत में भी एक श्लोक छिपा हुआ है। इनको भी हम पढ़ते हुए, और 2 पाठ है जैसे जीवन सूत्राण्य और अन्योक्त विलासा, इन दोनों पाठों का अध्ययन अच्छे से करेंगे, हमको 5 नंबर मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं। एक किताब पहले बाजार में आती थी, इसको बोलते थे हम खंड काव्य क्या, जय सुभाष। जय सुभाष, एक प्रश्न जय सुभाष से आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई पुस्तक है जय सुभाष, खंड काव्य है, जो कि हमारे अंबेडकर नगर और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई जाती है। कई खंड काव्य हैं, 7 खंड काव्य हैं, अलग अलग जिलों में पढ़ाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो चलता है वो जय सुभाष चलता है। तो जय सुभाष को हम पढ़ेंगे। जय सुभाष में 9 प्रश्न टोटल बनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में हर बार आता है कि सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखिए। सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण अगर हम इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं तो आप जानते हैं 3 नंबर इसमें आपको मिलने वाला है। सीधा सीधा एक चरित्र चित्रण लिखेंगे तो 3 नंबर। 2 प्रश्न आएंगे, अथवा करके लिखना होगा, चाहे आप सुभाष चंद्र का चरित्र चित्रण लिखिए या किसी खंड का आप सारांश लिखिए। कोई भी सर्ग आ जाएगा उसका सारांश आपको लिखने के लिए दे देंगे, उसके बारे में लिखने के लिए दे देंगे। तो चाहे आप उसको लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण रटिए बच्चों, 100% वो परीक्षा में पूछा ही जाएगा और आपको 3 नंबर मिलेंगे उससे। आगे हम देखें, और छठा है कि निर्धारित गद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। ये सभी लोग जानते हो, लेखकों का जीवन परिचय लिखना ही लिखना है, कवियों का जीवन परिचय लिखना ही लिखना है। कवियों के जीवन परिचय में तुलसीदास, सूरदास जी का अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हम आशा करते हैं कि एक लोग उसमें से आ ही जाएंगे। आप काव्य की बात कर लीजिए, काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनका भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम इसके बारे में बताएंगे, आपको लिखना कैसे है ये चीजें बताई जाएंगी। क्योंकि कई बार हम लोग होता है पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लिखने का प्रारूप हमको सेट नहीं होता है, किस चीज को पहले लिखें किस चीज को बाद में लिखें, कि कौन सी चीजें बहुत ज्यादा लिखनी है कौन सी चीजें बहुत कम लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। जीवन परिचय में हमको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर तो जीवन परिचय लिखने पर मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा कि जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी रचनाओं का जिक्र करने पर। हमें रचनाओं पर जिक्र करना है और क्या करना लेना है, 2 नंबर उसमें से लेना है और 3 नंबर जीवन परिचय लिख करके लेना है। ऐसे ही सेम कंडीशन रहेगी काव्य पर कि काव्य आपके काव्य खंड से किसी 3 लोगों का नाम प्रश्न पत्र में दिया जाएगा, उन तीनों में से किसी मन पसंदीदा जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी उसका जीवन परिचय और उनके कवियों का उनकी रचनाओं का नाम लिखने पर आपको 5 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि गद्य और पद्य दोनों को अच्छे से तैयार करेंगे और यहाँ से आपको 5-5 नंबर 10 नंबर जीवन परिचय पर मिलेगा। उसके बाद 6-6 नंबर आपको उसके प्रश्नोत्तर पर मिलेगा। और क्या करेंगे, संस्कृत का तैयार करेंगे तो उसमें श्लोक पर आपको 5 नंबर और संस्कृत गद्यांश पर भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। जय सुभाष का जिक्र करेंगे, जय सुभाष का चरित्र चित्रण लिखने पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं बच्चों, संस्कृत का एक श्लोक आएगा।
आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। श्लोक कंठस्थ करेंगे, उसमें आप हलंत को देखेंगे, आप उसमें विसर्ग को देखेंगे, उसमें अनुस्वार को देखेंगे। जो छोटी छोटी बातें हैं जो गलती हो जाती है प्राय, उनको देख करके हमें एक श्लोक लिखना पड़ेगा। और वो श्लोक ऐसा होना चाहिए जो परीक्षा में ना आया हो, जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, उससे इतर, उससे अलग आप अपनी पुस्तक में से किसी एक श्लोक को अच्छे से कंठस्थ करके अगर परीक्षा में लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न समझ लीजिए कि हर वर्ष आता है, फिक्स है। श्लोक को रटना शुरू करिए, आप 2-3 श्लोक अच्छे से रट लीजिए और उस श्लोक में से कोई एक अच्छा श्लोक जिसके लिखते समय आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ऐसे श्लोक को अगर परीक्षा में लिखते हैं तो 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। पत्र लेखन 9th में था और 10th में भी है, पहले नहीं था। पत्र लेखन को भी सम्मिलित कर लिया गया है। पत्र लेखन 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिस पे पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा, वो बिंदु हो सकता है कि आप बीमार हैं उसके लिए लिखें, या फिर आपके नगर में गंदगी फैली हुई उसके लिए लिखें, या फिर आपको समाचार पत्र में कोई बात छपवानी है उसके लिए लिखें, संपादक को लिखें। अलग अलग शिकायती पत्र हो जाता है, प्रशंसा पत्र हो जाता है, तमाम तरीके के पत्र होते हैं। और जो पत्र पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, उसमें से एक आपको लिखना है। 4 नंबर प्रदान करेगा आपको बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर भी हमें फोकस करना है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कम नंबर देने वाले हैं, और जो ज्यादा नंबर देने वाले हैं, छुपे चीजें, इन पर हम कम प्रयास करते हैं। और जिस दिन आप गद्य पद्य पर लगभग 6-6 महीने समय दे दिए हो, अगर आप 6 दिन का भी समय आप अपने पत्र लेखन पर दे देंगे तो आप सुंदर सा पत्र लिखना सीख जाएंगे, जिसपे आपको 4 नंबर प्रदान होगा, प्राप्त होगा। आगे है संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 संस्कृत के उत्तर दीजिए। जो हमारा संस्कृत है टॉपिक, देखिए केन किम वर्धते है चैप्टर, तो ऐसे ही वाराणसी चैप्टर है। इन चैप्टरों से जो नीचे बाद में प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे और 4 में से अपने मन के किन्हीं 2 प्रश्नों का चुनाव करके उनका उत्तर आपको देना है। और जैसे ही आप उन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे ले जाते हैं, आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर, अर्थात दोनों प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। और इसलिए इसकी भी तैयारी आप जबरदस्त करिए। आप जब संस्कृत पढ़ें तो उसके पीछे के जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर भी अच्छे से तैयार करें, अच्छे से फोकस करें, ताकि परीक्षा में उसको लिख ले जाए। आगे निबंध 7 नंबर का सबसे ज्यादा नंबर देने वाला है टॉपिक निबंध। निबंध किन किन विषयों पर पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिखा गया। क्या? वैज्ञानिक निबंध, विज्ञान का चमत्कार हो गया। सामाजिक निबंध, धार्मिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, आर्थिक समस्या पर आधारित निबंध, जनसंख्या पर आधारित निबंध, यातायात के नियम पर, पर्यावरण पर, इत्यादि चीजों पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखने हैं कि यातायात के नियम, इस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है इस बार यातायात से के संबंध में किसी निबंध को आपके प्रश्न पत्र में डाला जाए और आप उसका उत्तर देंगे। इसलिए यातायात से संबंधित चीज़ों को आप अच्छे से जानकारी करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छा सा एक निबंध तैयार करें। निबंध लिखाते समय आपको ध्यान रखना है कौन कौन, क्या रूपरेखा में लिखेंगे हम लोग, क्या निष्कर्ष में लिखेंगे हम लोग, क्या बीच में हम लोग लिखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। आप इस चैनल पर जुड़े रहें और अपने साथ के भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आपको हर एक विषय की अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से देते रहें और परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करें। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।